Hello everyone. Today we are going to see the question answers of chapter 1 Natural Resources and their use. तो हमने चैप्टर अभी पढ़ा था और अब आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. तो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं वो जो सबसे पहले पन्ने पे 3 बिग क्वेश्चंस थे उनसे. फर्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज. हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कैटेगराइज करते हैं. तो इसका आंसर है नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर यूज. तो पहली कैटेगरी कौन सी है, उनके यूज के बेसिस पे. उसमें आते हैं फर्स्ट एसेंशियल फॉर लाइफ, जो हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी है. उसमें आती है एयर, वाटर, सॉइल. सेकंड आते हैं मटेरियल्स के बेसिस पे, जिसमें हमें आते हैं वुड, मेटल्स. और तीसरे हैं फॉर एनर्जी, जिसमें आता है कोल, सनलाइट. दे कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू रेप्लेनिश ओवर टाइम. और एक और कैटेगरी कौन सी हो सकती है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की. रिन्यूएबल में कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, जैसे कि विंड, जैसे कि वाटर. और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कौन से आते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम. और ये किस बेसिस पे हम इन्हें रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल कह रहे हैं, ऑन देयर एबिलिटी टू रेप्लेनिश ओवर टाइम, यानी कि खुद को वापस से उसी स्टेट में लाने की एबिलिटी. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. यानी कि क्या कनेक्शन है बिटवीन के जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज फैले हुए हैं और वहाँ पे किस तरह की लाइफ होती है. तो इसका आंसर है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अफेक्ट्स वेयर पीपल लिव, जॉब्स, ट्रेड एंड इवन कॉन्फ्लिक्ट्स. यानी कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का है, हमने देखा था कि रिसोर्सेज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है सब जगह. तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या अफेक्ट होता है, वहाँ पे लोगों की लाइव्स, वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, क्या जॉब्स हैं वहाँ पे, ट्रेड हो पा रहा है या नहीं वहाँ पे, और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि नहीं, लड़ाई है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल एरियाज विद मिनरल्स अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज वाइल वाटर रिच रीजन्स सपोर्ट फार्मिंग. अब जैसे इसका एग्जाम्पल है कि जहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, जहाँ पे वहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती हैं. उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उन्हें बनाने के लिए, उनसे चीज़ें बनाने के लिए वहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती हैं. वहीं उस दूसरी जगह जो वाटर रिच रीजन्स होते हैं, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे क्या सपोर्ट हो सकती है, फार्मिंग. शेयरिंग रिसोर्सेज लाइक रिवर्स कैन कॉज डिस्प्यूट्स बिटवीन रीजन्स और कंट्रीज. और इसी शेयरिंग को लेके डिस्प्यूट्स कहाँ राइज हो सकते हैं, कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं विद इन द कंट्री, शेयरिंग को लेके इन रिसोर्सेज की, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है. थर्ड क्वेश्चन, what are the implications of unsustainable use या over exploitation of natural resources. यानी कि unsustainable use करने से या over exploitation करने से क्या होगा natural resources का. Overuse leads to pollution, loss of biodiversity and climate change. Overuse से क्या क्या होता है, overuse से pollution create होएगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज होगा, जैसे कि हमने देखा था कि टेम्परेचर्स राइज हो रहे हैं, उस वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल ओवर पंपिंग ग्राउंड वाटर ड्राइज अप वेल्स एंड डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स. फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड वाटर ज़्यादा पंप करने से जो वेल्स हैं, जो कि कुएँ हैं, वो सूख जाते हैं. और डिफॉरेस्टेशन यानी कि बहुत ज़्यादा पेड़ काटने से क्या होता है, वहाँ की जो हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ की, वो ख़त्म हो जाती है. सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आर नीडेड टू प्रोटेक्ट रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन. और बाद की आने वाली जनरेशन्स के लिए ये रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का यूज़ करना शुरू करना चाहिए. अब पेज नंबर 4 पे जो पहला क्वेश्चन है इनसाइड द चैप्टर, it is what might be the different criteria we can use to categorize natural resources. यानी कि सेम अभी जो अपन ने बिग क्वेश्चन सबसे पहला देखा उसी से रिलेटेड है कि कौन से डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकते हैं जिनसे हम कैटेगराइज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को.
The different criteria we can use to categorize natural resources are first by their use, यानी कि यूज के बेसिस पे अपन कैटेगराइज कर सकते हैं. रिसोर्सेज असेंशियल फॉर लाइफ, अपने 3 चीज़ें देखी थी. फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज असेंशियल फॉर लाइफ, जिसमें कि एयर वाटर आते हैं. दूसरा रिसोर्सेज फॉर मटेरियल, दूसरी चीज़ ये हो गई, जिसमें क्या आती है वुड, मेटल्स. और तीसरी चीज़ हो गई रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, जिसमें आते हैं कोल और सनलाइट. सेकेंड कैटेगरी क्या हो सकती है, बाय रिन्यूएबिलिटी, यानी कि रेप्लेनिश करने की एबिलिटी. तो उसमें एक तो रिन्यूएबल हो सकता है, जिसमें क्या आता है फॉरेस्ट, विंड, वाटर. और दूसरे हैं नॉन रिन्यूएबल, जिसमें आते हैं कि कोल, ऑयल, पेट्रोलियम, है ना. थर्ड है बाय ओरिजिन. बाय ओरिजिन यानी कि वो बनते कैसे हैं, उनका ओरिजिन क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो सकता है बायोटिक, यानी कि फ्रॉम लिविंग थिंग्स लाइक टिम्बर. लिविंग थिंग्स ये यानी कि जिंदा चीजों से जो चीजें बनी है उनको कहते हैं बायोटिक. और ए बायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स से लाइक मिनरल्स. तो अपन टिम्बर यानी कि वुड को कहाँ से लेते हैं, ट्री से. ट्री को अपन बायोटिक मानते हैं. और मिनरल्स कैसे लेते हैं, ए बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं. These categories helps us understand and manage resources better. और ये कैटेगरी क्या यूज में आती हैं, अपने रिसोर्सेज को समझने में और उनको मैनेज करने में इजी रहता है. अब पेज नंबर 11 पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक आर द डिफरेंट इनपुट्स रिक्वायर्ड टू इनेबल द यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल इन डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज. हमें क्या लगता है कि क्या क्या डिफरेंट इनपुट्स होने चाहिए जो कि इनेबल करेंगे जहाँ पे जिस रीजन में नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ लेने के लिए. क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है किसी रीजन में उनको अच्छे से यूज़ करने के लिए. तो इसका आंसर क्या है, टू यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज सेवरल इनपुट्स आर नीडेड. और वो कौन से हैं, फर्स्ट टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट एंड प्रोसेस रिसोर्सेज. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, जो टेक्नोलॉजी है वो होनी चाहिए. टेक्नोलॉजी किसके लिए, रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए और उन्हें प्रोसेस करने के लिए, यानी कि उनको शेप में बनाने के लिए जिसमें हम उन्हें यूज़ करेंगे, मॉडिफाई करने के लिए. सेकेंड, स्किल्ड वर्कर्स आर नीडेड टू ऑपरेट द टेक्नोलॉजी. अब टेक्नोलॉजी खुद से तो ऑपरेट नहीं करेगी, तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है, स्किल्ड वर्कर्स की. हमें लेबर्स की ज़रूरत है, हमें और स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है जो कि प्लान्स बनाते हैं, जो कि इंडस्ट्रीज संभालते हैं. इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स मस्ट मूव रिसोर्सेज टू वेयर दे आर नीडेड. अब अपन ने एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब यहाँ से हमें इंडस्ट्रीज तक पहुँचाने के लिए जहाँ पे ज़रूरत है या फिर वहाँ पे पहुँचाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की. एक मीन्स चाहिए, तो वो क्या मीन है, ट्रांसपोर्टेशन. फोर्थ, मनी इज रिक्वायर्ड टू फंड दीज एक्टिविटीज. फोर्थ क्या है, पैसे चाहिए और ये सारी टेक्नोलॉजी, स्किल्ड वर्कर्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें इनेबल करने के लिए क्या चाहिए, हमें मनी चाहिए. फिफ्थ, गवर्नमेंट पॉलिसीज हेल्प मैनेज रिसोर्स यूज फेयरली. और ताकि इन रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना हुए उस वजह से हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज भी चाहिए. लोकल कम्युनिटी सपोर्ट इज इम्पोर्टेंट टू. सिक्स्थ है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका सपोर्ट की भी ज़रूरत है. अगर वो प्रोटेस्ट करेंगे कि यहाँ से रिसोर्सेज नहीं लेके जा सकते तो फिर दिक्कत आएगी वहाँ से रिसोर्स एक्सट्रैक्शन में, तो लोकल कम्युनिटी सपोर्ट की भी ज़रूरत है. लास्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मेजर्स इंश्योर रिसोर्सेज आर यूज सस्टेनेबली विदाउट हार्मिंग नेचर. हमें प्रोटेक्शन मेजर्स यूज़ करके रखने चाहिए, हमें ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए, हमें पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, ताकि एक सस्टेनेबल मैनर में बिना नेचर को हार्म करे हम रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कर पाए. These inputs work together to make possible and responsible use of resources. और ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सब मिला के ये एक चीज़ को पॉसिबल करते हैं कि हम अच्छे से सस्टेनेबली और रिस्पॉन्सिबली रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कर पाए. नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज़ पे आ गए हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन मेक व्हाट इज टुडे अ रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल टुमारो. डिस्क्राइब सम एक्शंस दैट कैन प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग. अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि आज जो रिसोर्स रिन्यूएबल है उसे नॉन रिन्यूएबल कैसे बना सकते हैं हम. मतलब क्या ऐसा हो कि वो जो आज हम रिन्यूएबल बोल रहे हैं जिस रिसोर्स को, उसे कल नॉन रिन्यूएबल हो जाए, वो ख़त्म हो जाए.
डिस्क्राइब सम एक्शंस दैट कैन प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग, और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें वो भी बताना है। तो लेट्स सी द आंसर। आंसर है अ रिन्यूएबल रिसोर्स टुडे कैन बिकम नॉन रिन्यूएबल टुमारो इफ वी यूज इट फास्टर देन नेचर कैन रेप्लेनिश इट। एक रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हम उसे इस रेट से यूज़ करें कि नेचर उसे वापस रेप्लेनिश नहीं कर पा रही है, वापस बना ही नहीं पा रही, कि इस रेट से यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग टू मैनी ट्रीज विदाउट रीप्लांटिंग और ओवर यूजिंग ग्राउंड वाटर कैन डिप्लीट दीज रिसोर्सेज। अब क्या हो सकता है, हमने बहुत ज़्यादा पेड़ काट लिए और रीप्लांटिंग नहीं करी, या फिर बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया उसको रेप्लेनिश होने से पहले ही, तो फिर इस वजह से ये सारे रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाते हैं। Pollution can also damage renewable resources, like when chemicals make water undrinkable or soil unfit for farming. अब pollution भी इसमें major cause create करता है। क्या करता है pollution? जो renewable resources हमारे पास available है उनको unavailable कर देता है। जैसे कि water pollution से क्या होता है, water drinkable नहीं रहता, और soil pollution से soil unfit हो जाती है farming के लिए। To prevent this, we should first of all, अब इनसे रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, यूज रिसोर्सेज एट अ सस्टेनेबल रेट, टेक ओनली व्हाट नेचर कैन रेप्लेनिश। अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें रिसोर्सेज एक सस्टेनेबल रेट पे यूज़ करना चाहिए, यानी कि उतनी ही रेट से यूज़ करना चाहिए जितनी रेट से नेचर उसको रेप्लेनिश कर पाए, वापस से बना पाए। सेकेंड, रीप्लांट ट्रीज एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, हमें रीप्लांटेशन करना चाहिए, ट्रीज का पेड़ लगाने चाहिए और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। थर्ड, रिड्यूस पोल्यूशन दैट हार्म्स एयर, वाटर एंड सॉइल, ये तो अंडरस्टूड है कि हमें पोल्यूशन कम करना चाहिए। फोर्थ, यूज ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स दैट कीप सॉइल हेल्दी, और हमें पुरानी तकनीक के पुराने मेथड्स यूज करने चाहिए जिससे कि सॉइल हेल्दी रहे। फिफ्थ, स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड पावर, हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हटके, क्योंकि वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं बहुत ज़्यादा, रिन्यूएबल एनर्जी पे आना चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। लास्ट, फॉलो रूल्स दैट प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, और जो भी रूल्स बने हुए हैं नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोटेक्शन के लिए उनको फॉलो करना चाहिए। बाय बीइंग केयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल वी कैन कीप रिन्यूएबल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन, और अगर हमने ऐसे रिस्पॉन्सिबली काम किया तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 5 इकोसिस्टम फंक्शंस दैट सर्व ह्यूमंस। हमने इकोसिस्टम फंक्शंस और इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में पढ़ा था, तो अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि 5 इकोसिस्टम फंक्शंस हमें बताने हैं जो कि ह्यूमंस को सर्व करते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं कि 5 इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम फंक्शंस दैट सर्व्स ह्यूमन आर, फर्स्ट, ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रीथ वाइल एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जो ट्रीज हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं हमारे लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल है, हम रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको कम करती है और ऑक्सीजन को रिलीज करती है। सेकेंड, फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स नेचुरली फिल्टर वाटर मेकिंग इट क्लीन फॉर ड्रिंकिंग, जो फॉरेस्ट है या वेटलैंड्स होते हैं वो खुद से ही पानी को क्लीन करते हैं, वाटर रिवर बॉडीज जो होती है उनको क्लीन करते हैं हमारे लिए। थर्ड, bees and other pollinators help the crops to grow by transferring pollen between plants। अब जो bees हैं और जो बाकी pollinators हैं, कुछ animals होते हैं, insects होते हैं, ये सारे जो pollinators हैं ये crop को pollination में मदद करते हैं ताकि हमारे को fruits मिल सकें, है ना। फोर्थ, हेल्दी सॉइल सपोर्ट्स एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स फॉर फूड क्रॉप्स। अगर सॉइल हेल्दी होगी तो वो अपने मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स क्रॉप में प्रोवाइड कराएगी जिससे कि हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। फिफ्थ, मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स प्रोटेक्ट कोस्ट लाइन्स फ्रॉम स्टॉर्म्स एंड इरोजन, और जो मैंग्रोव्स और कोरल रीफ्स होते हैं पानी में वो कोस्ट लाइन को प्रिवेंट करते हैं, किससे, स्टॉर्म से, इरोजन से। These above natural processes maintain clean water, clean air and food supplies while protecting us from environmental dangers। अब ये जो सारे natural processes हमने देखे, environmental functions हमने देखे, ये क्या maintain करते हैं, ये साफ पानी, साफ हवा और food supply हमारे लिए available रखते हैं,
और इसी के साथ साथ हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं एनवायरमेंटल डेंजर से, जैसे कि स्टॉर्म्स एंड इरोजन। विदाउट देम ह्यूमन सर्वाइवल वुड बी मच हार्डर, और इनके बिना ह्यूमंस का जीना, ह्यूमन का सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इकोसिस्टम ऑल्सो रेगुलेट क्लाइमेट एंड प्रिवेंट फ्लड्स, showing how deeply we depend on nature's balance। जो इकोसिस्टम है, जिसमें इकोसिस्टम क्या होता है, जहाँ पे सारे जानवर, जहाँ पे सारी बायोटिक एंड एबायोटिक थिंग्स साथ में रह रही हैं, वो रेगुलेट करते हैं क्लाइमेट और फ्लड्स को भी प्रिवेंट करते हैं। तो ये दिखाता है कि हम कितना ज़्यादा नेचर के बैलेंस पे डिपेंड करते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज? रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल वंस? वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से अलग कैसे होते हैं? व्हाट कैन पीपल डू टू इंश्योर दैट रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी अवेलेबल फॉर आर यूज एंड दैट ऑफ फ्यूचर जनरेशन? और हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आज हमारे पास अवेलेबल हैं वो आगे की जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे? एग्जाम्पल्स देने दो। Renewable resources are natural materials that can replenish themselves over time, like sunlight, wind and forest। क्या होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज? ऐसे नेचुरल मटेरियल जो कि खुद को रेप्लेनिश कर सकते हैं टाइम के साथ साथ, जैसे कि सनलाइट, जैसे कि विंड, जैसे कि फॉरेस्ट। They differ from non-renewable resources such as coal and oil, which take millions of years to form and cannot be replenished once used up। और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि कोल और ऑयल से कैसे डिफर करते हैं, कैसे डिफरेंट है? क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगाते हैं, बहुत सालों में बनते हैं नॉन रिन्यूएबल, और आसानी से रिप्लेनिश नहीं हो पाते एक बार यूज हो गए तो। टू इंश्योर रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिमेन अवेलेबल, पीपल शुड यूज देम सस्टेनेबली। और ताकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल रहें, हमें उनका सस्टेनेबल यूज करना चाहिए। For example, forest can be preserved by planting new trees to replete those cut down। अब हमें फॉरेस्ट कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम फॉरेस्ट को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं और कैसे रिन्यूएबल रख सकते हैं? बाय रीप्लांटिंग ट्रीज। एंड वाटर कैन बी कंजर्व थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और वाटर कैसे कंजर्व हो सकता है? थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो बारिश का पानी है उसे बचा के। Another way is to reduce waste and pollution, like using solar energy instead of fossil fuel to prevent environmental damage। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं? हम वेस्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं, हम पोल्यूशन प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं रादर देन यूजिंग फॉसिल फ्यूल, जो कि एनवायरमेंटल डैमेज को प्रमोट करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स जो हैं। These practices help maintain resources for future generation। Examples of renewable resources include solar energy, which is endless as long as the sun shines, and wind energy, which is harnessed through turbines without depleting the source। अब क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के? पहला है सोलर एनर्जी, जो कि हमेशा अवेलेबल है जब तक कि सन है हमारे पास। दूसरी है विंड एनर्जी, जो कि इस विंड एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? टर्बाइन से मिलती है, और टर्बाइंस हवा की मदद से विंड एनर्जी बना रहा है ऑब्वियसली। तो जब तक विंड अवेलेबल है, जब तक टर्बाइंस चल रहे हैं, तब तक विंड एनर्जी आ रही है, और उससे डिप्लीट तो हो नहीं रहा है सोर्स, हवा कम तो हो नहीं रही है। रिस्पॉन्सिबल यूज एंड मैनेजमेंट आर की टू कीपिंग दीज रिसोर्सेज अवेलेबल लॉन्ग टर्म। रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदारी से उसका इस्तेमाल करना और उनको मैनेज करके चलना ही की है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कैसे हम इनको बचा के रख सकते हैं। Fourth, identify cultural practices in your home and neighborhood that point to mindfulness in the use of natural resources। अब हमें ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस को देखना है हमारे घर में और नेबरहुड में जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के माइंडफुल रिस्पॉन्सिबल यूज को पॉइंट आउट करती है। तो लेट्स सी। Many cultural practices reflect the conscious use of natural resources। In homes, people worship तुलसी प्लांट्स दैट प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड प्योरीफाई द एयर। बहुत सारे घरों में, हमारे भी घरों में तुलसी की पूजा की जाती है, पानी दिया जाता है, मतलब उसको होली माना जाता है तुलसी प्लांट को। वो क्यों? और तुलसी जो है वो प्रोवाइड करवाती है हमको ऑक्सीजन, प्रोवाइड करवाती है, हमारी एयर को प्योरीफाई करती है। मैनी पीपल कलेक्ट रेन वाटर इन ट्रेडिशनल पॉट्स इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इट। और बहुत सारे लोग
बारिश के पानी को कलेक्ट करते हैं पुराने मटकों में वेस्ट करने के बजाय। फार्मर्स फॉलो ऑर्गेनिक मेथड लाइक यूजिंग काऊ डंग एज फर्टिलाइजर टू प्रोटेक्ट सॉइल। बहुत सारे फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो वो गाय के गोबर का इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर के यूज में, और इससे सॉइल को प्रोटेक्टेड रहती है सॉइल। कम्युनिटीज प्रोटेक्ट सेक्रेड ग्रूव्स वेयर कटिंग ट्रीज इज फॉरबिडन। और जो कम्युनिटीज है यानी कि बहुत सारे लोग मिलके प्रोटेक्ट करते हैं किसको, सेक्रेड ग्रूव्स को, जहाँ पे पेड़ काटना सख्त मना होता है। फेस्टिवल्स यूज क्ले आइडल्स एंड नेचुरल कलर्स टू अवॉइड पोल्यूशन। त्योहारों के वक्त आइडल्स यानी कि जो मूर्तियां हैं वो मिट्टी से बनाई जाती हैं और नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पोल्यूशन ना हो। Families reuse old clothes as cleaning rags instead of throwing them away। अब ये तो हमारे सबके घरों में होता है कि जो पुराने कपड़े होते हैं उनका पोछा बना लिया जाता है, क्लीनिंग रैग्स बना लिए जाते हैं rather than कि हम उन्हें फेंकें। These traditions teach us to value and conserve nature's gifts wisely while maintaining ecological balance। और ये सारे जो ट्रेडिशंस हैं पुराने हमें क्या सिखाते हैं कि हमें नेचर के जो गिफ्ट हैं उनको रिस्पॉन्सिबली और वाइजली यूज करना चाहिए। Such practices combine respect for nature with practical resource conservation in daily life। ये सारी practices हमारी respect for nature को combine करती है किसके साथ में, कि हम समझदारी से उन resource को conserve भी करें। Question number 5. What are some considerations to keep in mind in the production of goods for our current use? कुछ ऐसे considerations या ऐसे measures बताने हैं जो कि हमें दिमाग में रखने चाहिए जब भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है हमारे अभी के यूज के लिए। When producing goods for current use, we must consider several important factors। पहला है we should use renewable resources carefully without over exploiting them। हमें renewable resources का यूज कैसे करना चाहिए, इस वे में कि हम उन्हें over exploit नहीं करें। Second, non renewable resources need to be used wisely so they last longer। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का कैसे यूज होना चाहिए, वाइजली और जुडिशियसली यूज होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा समय तक रहें। थर्ड, प्रोडक्शन मेथड शुड मिनिमाइज पोल्यूशन एंड वेस्ट। और जो प्रोडक्शन मेथड्स हैं जहाँ पे चीज़ें बन रही हैं उनको पोल्यूशन कम करना चाहिए और वेस्ट को कम करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। फोर्थ, ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस शुड बी कंबाइंड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो पहले की पौराणिक सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे कि क्रॉप रोटेशन, जैसे कि ये सारी जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं उनको कंबाइन करना चाहिए आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में। और फिफ्थ है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज इम्पॉर्टेंट सो दैट एवरीवन बेनिफिट्स। और क्योंकि हमें पता है रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है तो हमें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करवाना चाहिए रिसोर्सेज का ताकि सभी को फायदा मिले। लास्ट, वी मस्ट थिंक अबाउट फ्यूचर जनरेशंस बाय मेंटेनिंग नेचर्स एबिलिटी टू रिस्टोर इटसेल्फ। हमें आगे की जनरेशन्स के बारे में सोचना चाहिए, खुद की ग्रीडी नीड्स को हटा के आगे की जनरेशन्स के बारे में सोचना चाहिए। हमें नेचर की वो रिस्टोरेशन और रेप्लेनिशिंग की एबिलिटी को मेंटेन करके रखना चाहिए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। These considerations help balance current needs with long term sustainability। और ये जो हम considerations ला रहे हैं, हम जो ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं, इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहेगी, आगे तक रिसोर्सेज प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे विच इज़ रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो you can ask in the comment section and thank you for watching।